नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। वक्त हो गया 24 घंटे 24 रिपोर्टर का। देश भर में तैनात हमारे एक एक रिपोर्टर आपके लिए लेकर आ रहे हैं दिन भर की हर बड़ी खबर। पहले नजर सुर्खियों पर। बांग्लादेश मुद्दे की आंच में कैसे झुलसा नासिक का एक इलाका, पूरी खबर बताएंगे सूरज ओझा। झीलों के शहर उदयपुर में किसने बरपाया हिंसा का कहर, मनीष शर्मा से समझेंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के लिए बज गया है चुनावी बिगुल, पूरी खबर अंकित गुप्ता लेकर आए हैं। और हाई सिक्योरिटी वाली संसद में आज कैसे गेट फांदकर हुई सुरक्षा में सेंधमारी, आशीष कुमार सिंह बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का इंतजार खत्म हो गया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 3 चरणों में वोटिंग होगी। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 फेज में चुनाव कराए जाएंगे। पहला फेज 18 सितंबर को, दूसरे फेज का चुनाव 25 सितंबर को और तीसरे फेज का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। 4 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। मतदान केंद्र पर जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, वो जमहूरियत की ताकत का एक बहुत ही बेहतरीन मंजर पेश करती थी। उम्मीद और जमहूरियत की ऐसी झलक ये बताती थी कि आवाम तस्वीर बदलना चाहता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था, जिसकी वजह भी है 2014 के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार सरकार बनेगी। परिसीमन के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीट होगी। कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट रिजर्व रखी गई है। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 51% वोटिंग हुई थी। जम्मू कश्मीर में 87,09,000 वोटर है, जिनमें 3,17,000 फर्स्ट टाइम मतदाता है। मतदान के लिए कुल 11,838 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। डल झील पर 3 तैरते मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जहां नाव और शिकारे से जाना होता है। डल झील के पर खार मोहल्ला आबी कारपोरा पुलिस चौकी में सिर्फ 3 वोटर है। जम्मू कश्मीर में 2014 में 5 फेज में चुनाव हुए थे। इस बार 3 फेज में हो रहे हैं। इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। उमर अब्दुल्ला बोले, 37 साल बाद इतने कम फेज में इलेक्शन हो रहा है। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आईएएस और जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 89 अफसरों का तबादला हुआ। पुलिस के 27 बड़े अधिकारियों का भी ट्रांसफर कर दिया गया। उमर अब्दुल्ला ने इसे लेकर भी सवाल उठाए। इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि लगातार पिछले 24 घंटे में बेशुमार यहाँ ट्रांसफरें हुई। इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायजा लेना चाहिए। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया था कि वो धारा 370 बहाल होने तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। मैं लड़ूंगा, जब स्टेट रिस्टोर होगा मैं उतर जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। ये पहली दफा है कि 10 साल के बाद इलेक्शन हुए। हम इन इलेक्शनों का स्वागत करते हैं, चाहे देर से हुए, अभी तो हो गए। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने भी अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दी है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे नंबर के साथ असेंबली की सीट्स जीतेगी और अपना चीफ मिनिस्टर खुद भी बनाएगी। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कश्मीर संभाग की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। बीजेपी ने जम्मू रीजन की 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जम्मू कश्मीर के अलावा हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए भी हो गया है चुनावों की तारीखों का ऐलान। हरियाणा में एक ही चरण में होगा विधानसभा चुनाव। 1 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट, तो 4 अक्टूबर को सामने आएंगे नतीजे। हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों में 73 सामान्य है, बाकी रिजर्व है। 2 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं, 85 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं। 20,629 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। मल्टी स्टोरी सोसाइटी में पोलिंग बूथ होंगे। हरियाणा में 10 साल से बीजेपी सत्ता में है। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और सब चुनाव की तैयारियां हमने कर ली। लोग भी तैयार हैं। लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। कांग्रेस ने भी ये क्लियर कर दिया है कि लोकसभा चुनाव की तरह हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ तो पहले ही बात आ गई है कि लोकसभा के बाद चुनाव वो नहीं, साथ में लड़ने वाली बात नहीं आई। आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के बेटे
और आम आदमी पार्टी सारी सीटों पे चुनाव लड़ेगी और बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। 2019 में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 90 में से 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था, एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। हरियाणा में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान प्रदेश में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ था। उस दौरान आम आदमी पार्टी ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसको हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई में एमवीए नेताओं की बैठक में सीएम फेस पर नहीं बनी बात। उद्धव ठाकरे ने कहा, शरद पवार और कांग्रेस जिसे सीएम फेस बनाएंगे मैं उसका समर्थन करूंगा। शरद पवार ने साधी चुप्पी। बैठक महाराष्ट्र के लिए थी, लेकिन पोस्टर में खड़गे, सोनिया, राहुल, प्रियंका के साथ अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव की फोटो भी थी। मंच पर एमवीए के सभी दिग्गज चेहरे मौजूद थे। उद्धव ने कहा कि इस बार आर पार की लड़ाई है, सीएम चेहरे पर शरद पवार और कांग्रेस को फैसला करना है। मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण? उद्धव ठाकरे होणार तर आणखीन कोण होणार? मी आज सगळ्यांसमोर स्वच्छ सांगतो की पृथ्वीराजजी तुम्ही आलात, पवार साहेब तुम्ही आलात, तुम्ही आत्ता तुमच्यापैकी कोणाच्याही मुख्यमंत्री पदाचं जाहीर करा, उद्धव ठाकरेचा त्याला पाठिंबा असेल। महायुति के नेता बार बार सवाल उछाल रहे हैं कि एमवीए का चेहरा कौन है। शिंदे गुट कह रही है कि कांग्रेस उद्धव को सीएम नहीं बनाएगी। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की तरफ से आज भी इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया। शरद पवार ने सीएम पद को लेकर चुप्पी साध ली, तो वहीं बीजेपी ने फिर उद्धव पर निशाना साधा। उनको अब वो शिवसेना का नेता मुख्यमंत्री का जो है प्रत्याशी मानने के बजाय सामना और दोपहर का सामना के संपादक होने के नाते समझा होगा कि प्रेस रिलीज वगैरह ठीक बनाएंगे। इस बीच भंडारा से बीजेपी के पूर्व सांसद शिशुपाल पटले कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वो भंडारा गोंदिया में पोवार समुदाय का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। एमवीए के नेता फिलहाल गठबंधन की एकता और कार्यकर्ताओं के समन्वय पर जोर दे रहे हैं। एमवीए नेताओं का कहना है कि कॉमन मैनिफेस्टो और सीट शेयरिंग पर अगले चंद दिनों में फैसला हो जाएगा। महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में पवार वर्सेस पवार। डिप्टी सीएम अजित पवार ने दिए बारामती से चुनाव नहीं लड़ने के संकेत। कर्जत जामखेड़ से लड़ सकते हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी सुनीत्रा पवार को उम्मीदवार बनाने और इसे अपनी भूल बताने के बाद अब अजित पवार विधानसभा चुनाव में नया दांव चल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार अपने बेटे जय पवार को बारामती विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकते हैं। अजित पवार बारामती से 1995, 1999, 2009, 2014 और 2019 में चुनाव जीते। पार्लमेंटरी बोर्ड आणि त्या भागातले कार्यकर्ते जे काही मागणी करतील ते करायला आम्ही तयार आहोत। सूत्रों के मुताबिक बारामती विधानसभा सीट से शरद पवार वाली एनसीपी अजित पवार के भाई श्रीनिवास पवार के बेटे योगेंद्र पवार को उतार सकती है, यानी इस सीट पर पवार वर्सेस पवार की जंग हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अजित पवार के कर्जत जामखेड़ से चुनाव लड़ने की बात सामने आई है। इस सीट पर अजित पवार के भतीजे रोहित पवार विधायक हैं। रोहित पवार शरद पवार के साथ हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अजित पवार के कर्जत जामखेड़ सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों का जिक्र किया है, यानी महाराष्ट्र की 2 विधानसभा सीटों पर पवार परिवार फिर आमने सामने दिख सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन के मौके पर मनीष सिसोदिया ने शुरू की पद यात्रा। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन केजरीवाल के साथ है। 17 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पूरी फॉर्म में हैं। सिसोदिया दिल्ली में पद यात्रा पर निकले हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से की, वो भी अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन के खास मौके पर। यात्रा की शुरुआत के दिन सुनीता केजरीवाल से लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान भी सिसोदिया से मिले। तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, उस संकट के समय में हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं टूटी। सिसोदिया जी के आने के बाद पार्टी और मजबूत होगी। मनीष सिसोदिया की ये पद यात्रा दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा को दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारियों के तहत देखा जा रहा है। इस बीच केजरीवाल के जन्मदिन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें बधाई देते हुए पोस्ट लिखा कि अन्याय के विरुद्ध इस युद्ध में इंडिया आपके साथ है। 70 विधानसभाओं की इस पद यात्रा को मनीष सिसोदिया की तरफ से इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज के तौर पर भी देखा जा रहा है। वो इसके जरिए शराब कांड को लेकर लगे आरोपों को धोने की जुगत करते दिखेंगे। बेऊर जेल से बाहर निकले अनंत सिंह, कहा हमें फंसाया गया है। वहीं आईपीएस लिपि सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग भी की। सुबह 5 बजे बेऊर जेल के बाहर अनंत सिंह के स्वागत के लिए समर्थकों की भीड़ जमा थी। गाजे बाजे के साथ समर्थकों ने अनंत सिंह का स्वागत किया। जेल के बाहर गाड़ियों का काफिला भी तैयार था। जेल से निकलकर अनंत सिंह बड़हिया के महारानी स्थान पहुंचे। यहां अपने दोनों बेटों के साथ पूजा पाठ की।
जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह IPS अधिकारी लीपी सिंह के खिलाफ CBI जांच की मांग की। हम तो बड़ी हो गए, तब लीपी सिंह दोषी हो गया, तब CBI से जांच मांगेंगे कि उस पर भी जांच होवे। हम बेमतलब के रहे इतना दिन तो वही रहे। अनंत सिंह ने नीतीश सरकार की जमकर तारीफ की, कहा बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है, नीतीश और मोदी की जोड़ी हिट है। मोदी जी बिहार में 10 को फैक्ट्री कब से हम खोल दें, जरा कुछ जनता काम धाम करे। क्या लग रहा है कि नीतीश और मोदी की जोड़ी हिट है, कोई नहीं हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता है। फिलहाल अनंत सिंह अपने इलाके में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और चर्चा ये भी है कि वो जल्द ही JDU में शामिल हो सकते हैं और अगला विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। राजस्थान के उदयपुर में 2 छात्रों के झगड़े के बाद बड़ा बवाल हो गया। भीड़ ने शहर में आगजनी और तोड़फोड़ कर दी। एक गैराज में खड़ी कारों को भी आग लगा दी गई। धू-धू करती कारें और चौराहों पर जलते टायर। उदयपुर में दिन भर तनाव का माहौल रहा। सरकारी स्कूल के 2 स्टूडेंट के झगड़े के बाद तनाव के हालात रहे। शहर के सरकारी स्कूल में एक स्टूडेंट ने दूसरे छात्र को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर भीड़ सड़क पर उतरी, जमकर हंगामा और बवाल किया, बाजार बंद करवा दिए, शॉपिंग मॉल में पथराव और तोड़फोड़ की, गैराज में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है और बच्चे की स्थिति जो है वो स्टेबल है, बच्चा स्टेबल। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रों के बीच झगड़े की वजह का भी पता लगाया जा रहा है। दोनों छात्र नाबालिग हैं। फिलहाल शहर में हालात काबू में है। एहतियातन पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर सुलग उठा महाराष्ट्र का नासिक शहर। यहाँ 2 गुटों में इस कदर टकराव हुआ कि पत्थर और लाठियां चल गई। गली में पत्थरों की बारिश हो रही है। दोनों छोर से पथराव हो रहा है। एक झुंड पत्थर फेंक रहा है तो दूसरा झुंड पत्थरों का जवाब पत्थर से दे रहा है। पूरा इलाका जंग का मैदान जैसे दिख रहा है। इस पत्थरबाजी में कई लोगों को चोट लगी, कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। ये सब हुआ महाराष्ट्र के नासिक में, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदू संगठनों ने बंद बुलाया था। इसी दौरान पुराने नासिक के भद्रकाली इलाके में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और फिर 2 गुटों में टकराव हो गया पुलिस की मौजूदगी में। जब अंधाधुंध पत्थरबाजी होने लगी तो पुलिस ने मोर्चा संभाला और लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद अफरा तफरी मची और उपद्रव भी तितर बितर हुए। नासिक के अलावा छत्रपति संभाजी नगर में भी तनाव की नौबत आ गई थी, लेकिन छत्रपति संभाजी नगर में बवाल की वजह अलग है। ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी। पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह सड़क पर किया प्रदर्शन। हाथों में पोस्टर, बैनर और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के खिलाफ पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। दोपहर 2 बजे के बाद हर जिले में रास्ता रोको आंदोलन किया। कोलकाता में सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प हो गई। श्याम बाजार इलाके में भी बीजेपी और पुलिस के बीच झड़प हुई। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि ममता सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पदत्याग, स्वास्थ्य मंत्री है उसका पदत्याग होना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, गद्दी छोड़ देना चाहिए। पुलिस मंत्री है, गद्दी छोड़ देना चाहिए। दोनों ही फेलियर है। यह जारी रहेगा, ये जारी ही रहेगा। ममता सरकार को घेरने के लिए बीजेपी नेताओं ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे कई बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हम भी चाहते हैं कि फांसी हो, लेकिन एक्चुअली वो चाहते नहीं है। ममता बनर्जी डर गई है। हम लोग चाहते हैं वो पदत्याग करे, बिकॉज शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। शाम 6 बजे बीजेपी महिला मोर्चा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर शांति मार्च निकाला। SUCI के कार्यकर्ता भी ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे। प्रदर्शन के दौरान उनकी भी पुलिस से झड़प हो गई। रास्ता रोको आंदोलन और ममता बनर्जी के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन करके पश्चिम बंगाल में बीजेपी कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बना रही है। आज ममता बनर्जी ने तृणमूल को लीडरशिप को लेकर एक रैली निकाला था कलकत्ता शहर का अंदर, और इस रैली का मांग था ये कि इस घटना के पीछे जो दोषी है उसके सर्वोच्च सजा होना चाहिए। और ममता बनर्जी एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने मांग किया है कि फांसी का सजा जरूरी है। पीड़िता के लिए इंसाफ
और आरोपी के लिए फांसी की मांग। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और उसके मर्डर केस में इंसाफ की मांग के लिए सीएम ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर आई। महिलाओं के साथ ममता बनर्जी ने मौलाली से डोरीना क्रॉसिंग तक पैदल मार्च किया। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। ममता ने फिर आरोप लगाया कि 14 अगस्त की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ उसके पीछे बीजेपी और लेफ्ट की साजिश है। महिला के खिलाफ ही ये मामला है, महिला ही इसमें आरोपी है। ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर प्रशासन की मुखिया है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, जो अपने ही राज्य में अपने ही प्रशासन पर क्या कह रही हैं। 14 अगस्त की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ के लिए ममता लेफ्ट और बीजेपी को निशाना बना रही है। वहीं खुद उनकी सरकार पर कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। ये आपस में खेल खेला गया, सबने हमने देखा है। ममता बनर्जी, आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद बौखलाए हुए हैं। बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम को निशाना किया है पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और उन्होंने फिर एक बार दावा किया है कि ये लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं और इधर आके पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन खुद के स्टेट में क्या हो रहा है इस बारे में उन लोगों का ध्यान ही नहीं है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी को इस मामले पर जवाब देना होगा। सड़क पर उतरकर बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोला तो कोलकाता में स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्मृति ने पूछा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ कैसे हुई। ये कैसे संभव है कि गुंडे आकर, मॉब आकर अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं कि उस लड़की को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। बीजेपी के हर आरोप का टीएमसी ने जवाब दिया। टीएमसी ने कहा कि सबूत मिटाने की साजिश के आरोप झूठे हैं। लोगों के मन में अभी भी शंकाएं है। पुलिस को भी जितना करना है पुलिस कर रहा है, लेकिन अभी तो सीबीआई के हाथ में है पूरा। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं टीएमसी का आरोप है कि संवेदनशील मुद्दे पर बीजेपी राजनीति कर रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ पर कोलकाता हाई कोर्ट का सख्त रुख, सीबीआई से मांगी अंतरिम रिपोर्ट। पुलिस कमिश्नर ने कहा, हमारी लापरवाही नहीं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 14 अगस्त की रात हुई तोड़फोड़ पर कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि अचानक 7,000 लोग कैसे कॉलेज के बाहर जमा हो गए। कोर्ट ने कहा कि ये राज्य मशीनरी की पूर्ण नाकामी है। मौके पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन वो लोगों की रक्षा नहीं कर पाई। कोर्ट ने चिंता जताई और पूछा कि आखिर ऐसे हालात में डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करेंगे। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि प्रदर्शनकारियों के भेष में लगभग 40 लोगों ने अस्पताल कैंपस में घुसकर तोड़फोड़ की और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने बताया कि उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को पूरा अधिकार है कि वो घटनास्थल पर जाए और तथ्यों की जांच करे। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीबीआई अंतरिम रिपोर्ट पेश करे। केस की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। वहीं सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जाने पर कोलकाता पुलिस का कहना है कि हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई, सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे। रिक्लेम द नाइट्स हिसाबे प्रचुर लोग, प्रचुर जगह लीडरलेस, इट वाज ए लीडरलेस क्राउड। इसी बीच 14 अगस्त की घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उपद्रवी ट्रक से अस्पताल की तरफ जाते दिख रहे हैं। 14 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ को लेकर पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की तस्वीर भी जारी की है। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद कोलकाता पुलिस बैकफुट पर। पुलिस अब ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द तोड़फोड़ के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई ने आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से की पूछताछ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर सीबीआई ने की जांच। कोलकाता हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद सीबीआई की टीम आज आरजी मेडिकल कॉलेज पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। सीबीआई की टीम के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी थे। सीबीआई ने आज आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से भी पूछताछ की। पूछताछ के लिए डॉक्टर संदीप घोष को कोलकाता ब्रांच ऑफिस लाया गया था। डॉक्टर संदीप घोष पहले नोटिस पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। घोष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। पहले कोलकाता पुलिस ने डॉक्टर घोष को पूछताछ के लिए तलब किया था। वारदात के हर पहलू को समझने के लिए सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पीजी के 4 ट्रेनी डॉक्टरों से भी पूछताछ की। ये चारों ट्रेनी डॉक्टर 9 अगस्त को वारदात से पहले पीड़िता के साथ मौजूद थे। सीबीआई पूछताछ के जरिए उस रात क्या हुआ और कैसे हुआ ये पता लगाना चाहती है। सीबीआई अपनी शुरुआती जांच में
घटना से जुड़े लोगों के बयानों पर फोकस कर रही है। सीबीआई ने अब तक जिन लोगों का बयान दर्ज किया है, उनके बयान को सीसीटीवी फुटेज से मिला रही है। इसके जरिए एजेंसी पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है। सीबीआई पूछताछ के जरिए जानने की कोशिश कर रही है कि वारदात से पहले पीड़िता कहां थी और किससे मिली। ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर सड़क पर उतरे, सुरक्षा की मांग की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए निर्देश। ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग को लेकर शहर शहर आज डॉक्टर सड़क पर उतरे। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, प्रयागराज समेत कई शहरों में सड़क पर उतरे डॉक्टरों ने अपने लिए सुरक्षा और ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग की। जो हादसा हुआ है उसके लिए हम एक जस्टिस मांग रहे हैं, साथ साथ हम ओवरऑल रोज ये सब मामले हो रहे हैं तो हमें कुछ तो इलाज निकालना पड़ेगा ना इसके लिए, तो उसी के लिए हम एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे हैं। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा और राजकोट समेत कई जिलों में जूनियर डॉक्टर सड़क पर उतरे। भोपाल एम्स के बाहर जूनियर डॉक्टर्स ने नुक्कड़ नाटक पर अपने गुस्से का इजहार किया। समान सेवा, समान। प्रयागराज में हाथों में पोस्टर लेकर डॉक्टर सड़क पर उतरे। यहाँ जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने इमरजेंसी छोड़कर अन्य सेवाओं का बहिष्कार किया। लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक प्रोटेस्ट कर रहे जूनियर डॉक्टरों से मिलने पहुंचे। इस बीच डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया निर्देश जारी किया। मेमोरेंडम में कहा गया है कि हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ हिंसा होने पर 6 घंटे में एफआईआर दर्ज कराई जाए। एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रमुख की होगी। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को परेशानी हो रही है। सरकार ने उनकी सुरक्षा से जुड़ी मांग को मान लिया है। हालांकि जूनियर डॉक्टर अब भी काम पर लौटने को तैयार नहीं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस की बात। पीएम मोदी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा, खास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा रोकने पर दिया जोर। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी को भरोसा दिलाया। बातचीत के दौरान मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश में लोकतंत्र, स्थिरता और शांति की बहाली का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए भाषण में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत बांग्लादेश के हितों को ध्यान में रखते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के रास्ते भी तलाशे। वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट के तीसरे एडिशन की मेजबानी पीएम मोदी करेंगे। ये समिट वर्चुअल मोड में होगा, जिसमें यूनुस भी शामिल होंगे। इस बीच विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि बांग्लादेश में वीजा फैसिलिटी को पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने के बाद शुरू किया जाएगा। फिलहाल बांग्लादेश में वीजा पर सख्ती लागू रहेगी। हालांकि बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों को कॉन्सुलर एक्सेस मिलता रहेगा। बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों में हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़े हैं। अब तक हिंदुओं पर हमले के 205 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, मालदीव और सऊदी अरब में तैनात अपने राजदूतों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। इन डिप्लोमेट्स को शेख हसीना के कार्यकाल में नियुक्त किया गया था। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर देश के कई शहरों में प्रदर्शन। बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने की मांग। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नेतृत्व में हजारों साधु संतों ने आक्रोश रैली निकाली। साधु संतों ने हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना कर 2 मिनट का मौन भी रखा। जोधपुर में साधु संतों के नेतृत्व में हजारों लोग सड़क पर उतरे। पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा से नाराज लोगों की भारी भीड़ इस प्रदर्शन में दिखी। मेरठ में हजारों लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की। यहां बुढ़ाना गेट पर शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा से कलेक्टर ऑफिस तक मार्च निकाला गया। दिल्ली में मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकाला गया। नारी शक्ति फोरम ने मौन विरोध प्रदर्शन कर बांग्लादेश में हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने की मांग की। बस्ती में अस्पताल चौराहे से कलेक्टेरिएट ऑफिस तक वीएचपी ने पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यकों पर 200 से ज्यादा हमले हो चुके हैं।
मोहम्मद यूनुस की सरकार भी हिंसा को रोकने में पूरी तरह कामयाब नहीं हुई है। बिहार के बेगूसराय के आजादी के उत्सव का एक वीडियो सुपर वायरल हो रहा है। पानी के बीच खड़े होकर लोग झंडे को सलामी दे रहे हैं। जहां पर झंडारोहण हो रहा है वहां पर कमर कमर तक पानी है, उसी में झंडे को सलामी देते हुए खड़े हैं बच्चे, उसी में खड़े हैं टीचर और उसमें स्थानीय। ये बलिया के शिवनगर स्कूल का वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार के दूसरे हिस्सों में भी बाढ़ का प्रकोप है। मधेपुरा के आलमनगर, चौसा और फुलैर के कई इलाके जलमग्न हैं। 2 दर्जन से ज्यादा गांव इस बाढ़ की चपेट में हैं। कुछ इलाके तो टापू जैसे दिखने लगे हैं। आधे दर्जन से ज्यादा सड़कें और पुलिया ध्वस्त हो चुकी है। मधेपुरा के इन इलाकों के लोग बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए रिंग बांध की मांग कर रहे हैं। केदारनाथ इलाके में आपदा के 15 दिन बाद भी जारी है शवों के मिलने का सिलसिला। केदारनाथ के रास्ते पर लिंचोली में 2 हफ्ते बाद मलबे से 3 शव निकाले गए। इस मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश जारी है। इस काम में तेजी तब आई जब केदारनाथ रूट पर लिंचोली में पैदल मार्ग को दुरुस्त करने का काम चल रहा था और गुरुवार को मलबा हटाते समय मजदूरों को यहां पर कुछ शव दिखाई दिए। बात अधिकारियों तक पहुंचाई गई। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम यहां पहुंची। फिर सर्च अभियान चलाया गया। बड़े बड़े बोल्डरों के नीचे दबे शवों को बाहर निकाला गया। कुल 3 शव यहां से निकाले गए। इन शवों को रुद्रप्रयाग जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया है। पुलिस की ओर से इन शवों की शिनाख्त करवाई जा रही है। केदारनाथ के रास्ते पर 31 जुलाई की रात को आपदा आई थी। उसके बाद से यहां से करीब 15,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन 2 हफ्ते बाद 3 शव मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। संसद की सुरक्षा में फिर हुई सेंधमारी। एक युवक संसद का गेट फांदकर संसद परिसर में दाखिल हो गया। हाई सिक्योरिटी वाले संसद परिसर में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नीली टी शर्ट और निक्कर पहने ये युवक अंदर घुस गया। इसे सीआईएसएफ और पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज ने धर दबोचा। वो संसद भवन के गेट को फांद गया था। गलती कैसे गलती होगी बता? पहली बार आया, मैंने इसको बाहर घूमते हुए देखा था, तो मैं ये इतनी देर में बाहर घूमने नहीं। तो किस लिए आया था यहाँ? अंदर क्यों आया तू? किस लिए आया था यहाँ? किसने बताया तेरे को यहाँ पर नहीं घुसने के लिए? है भाई, बताया जा रहा है कि ये युवक MEG 3 गेट से कूदकर अंदर पहुंचा। वो वहां टहल रहा था, तभी वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे धर दबोचा। फिर यहाँ घुसा क्यों है तू बेवकूफ आदमी? तुम मरने के लिए घुसा है यहाँ इधर? संसद भवन के गेट MEG 3 से लोग आते जाते हैं, लेकिन आज जब ये गेट बंद था तब ये युवक इसे फांद कर संसद परिसर में दाखिल हो गया। संसद की सुरक्षा में सेंध का कोई ये पहला मामला नहीं है। पिछले साल भी शीतकालीन सत्र के दौरान 4 लोग पकड़े गए थे, जिनमें से 2 लोगों ने संसद के अंदर पीले रंग का धुआं छोड़ा था, तो 2 लोग बाहर नारेबाजी करते हुए पकड़े गए थे। भारत ने एक बार फिर लिखी अंतरिक्ष में सफलता की कहानी। इसरो ने सफलतापूर्वक EOS 8 उपग्रह लॉन्च किया। 1 साल का ये मिशन मौसम आपदा के साथ साथ नेविगेशन संबंधी तमाम जानकारियां देगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह करीब 9:17 पर सैटेलाइट ने उड़ान भरी। देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV D3 से EOS 8 सैटेलाइट की लॉन्चिंग की गई। EOS का मतलब ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है। सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा से बाहर करीब 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया है। ये 1 साल तक काम करेगा, मौसम और आपदा का अलर्ट देता रहेगा। इस बीच इसरो ने गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस जैसे सिमुलेटेड कंडीशन में ट्रेनिंग दी जा रही है। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस मॉड्यूल के भीतर योग कर रहे हैं। 23 अगस्त 2024 को भारत नेशनल स्पेस डे मनाएगा। इसी दिन पिछले साल इसरो का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर उतरा था। इस मिशन का मुख्य मकसद माइक्रो सैटेलाइट्स को डिजाइन और विकसित करना है ताकि भविष्य में SSLV के साथ छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जा सके। इसरो SSLV का व्यापारिक उपयोग भी करेगा। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान एक बार फिर लोगों के लिए खुल गया है। 1 महीने तक अमृत उद्यान खुला रहेगा। ऑनलाइन टिकट्स बुक किए जा सकते हैं।
अमृत उद्यान यानी देश के राष्ट्रपति के घर का बगीचा आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। 15 सितंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आम लोग यहां घूम सकते हैं। 15 एकड़ में फैले गार्डन की एक खासियत यहां पर लगे गुलाब के फूल हैं। गार्डन में गुलाब की 159 वैरायटीज मौजूद हैं। स्टोन एबेकस, साउंड पाइप और म्यूजिक वॉल उद्यान के मेन अट्रैक्शंस हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर अमृत उद्यान खिलाड़ियों के लिए रिजर्व रहेगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर टीचर्स विजिट कर सकते हैं। स्कूली बच्चों के लिए एंट्री फ्री रहेगी। विजिटर्स को तुलसी के बीज से बने बीज पत्र भी दिए जाएंगे। अमृत उद्यान का पहले नाम मुगल गार्डन था, जिसे पिछले साल जनवरी में बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया था। पहले साल में लोग एक बार यहाँ पर घूमने आ सकते थे, लेकिन अब साल में 2 बार लोग अमृत उद्यान में घूमने आ सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।